बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलिकार टू द ईद स्पेशल शो स्ट्रेट फॉरवर्ड। यकीनन अज ईद जो पहिरियों ॾींहुं आहे हिन ईद ते अल्लाह साईं जेका असांखे सबक़ सिखाइण जी कोशिशि कई आहे, जेको पैगाम ॾियण जी कोशिशि कई आहे, उहा आहे कुर्बानी जी। असां सभु कुर्बानी कयूं था, तव्हां बि कुर्बानी कयो था। अल्लाह साईं असांजी कुर्बानियूं क़बूल करे ऐं यकीनन सभिनीनि खे ॾिसण वारनि खे मुंहिंजी तरफ़ां, आवाज़ टीवी की टीम की तरफ़ां तमाम वधीक ईद मुबारक। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं इस वक्त ईद स्पेशल शो में, वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में उनका नाम चलता था, डंका बजता था। बड़े पावरफुल तरीन मेयर कराची के रह चुके हैं, बड़े पावरफुल सियासतदान रह चुके हैं। शायद मेरी ये बातें उनको अच्छी ना लग रही हो, मेरे सामने वो मौजूद हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मैं आज जब इस कमरे में आया और मैंने उनकी पुरानी तस्वीर देखी तो मैंने कहा ये वाली हस्ती कहाँ है। मैं बात कर रहा हूँ MQM पाकिस्तान के सीनियर तरीन मेंबर्स में से एक डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर आप देते हैं। इससे पहले कि मैं सियासत पे बात करूं, आपकी प्रोफाइल के ऊपर बात करूं, सर ईद का मैसेज है कुर्बानी। आपने क्या कुर्बानी दी? सबसे पहले तो आपके तमाम देखने वालों को और आवाज़ की सारी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया सर। बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे, सलामत रखे और किसी का मोहताज ना करे। आमीन। मेरे ख़्याल में अगर मैं अपनी कुर्बानियों को गिनवाने लगूँ ना तो मेरे ख़्याल में मेरी कुर्बानियाँ सारी ज़ाया हो जाएंगी। लोगों को जज करना है कि इतने सालों से अमली सियासत में होने के बाद और इस वक्त जो सियासत का हाल है और जो सियासत को तिजारत बनाया हुआ है, उमूमी तौर पर तमाम रिवायती सियासी जमातों ने, तमाम रिवायती जो सियासी अकाबरीन हैं उन्होंने, और फिर ज़ाहिर है कि वो माशरती और सियासी ख़राबी MQM की सियासत में भी आई, जिसको हमने बहुत रोकने की कोशिश की, और फिर MQM के बहुत सारे लोग भी उसी ख़राबी की नज़र हो गए, और ज़ाहिर है कि जिसके नतीजे में फिर MQM का डाउनफॉल और ज़वाल भी शुरू हुआ, और फिर बाकी सारी कहानी तो आपके सामने है कि क्या हुआ। तो मेरे ख़्याल में मैं अपनी कुर्बानियाँ गिनवाऊँ, इससे बेहतर है कि लोग मुझे जज करें कि मैंने एक नज़रिए के लिए, एक सियासी मौक़िफ़ के लिए, एक सियासी जमात से जुड़े रहने के लिए सबसे ज़्यादा अगर मेरे लेवल के जो साथी हैं, जेलों में जाना हुआ सबसे ज़्यादा 6 साल का अरसा मेरे ख़्याल में मेरे जो कंटेम्प्रेरी मेरी पार्टी में 6 साल मैंने जेल में गुजारे, जिसमें शायद जो रिकॉर्ड है मेरी पार्टी में कि अटक जेल कोई नहीं गया, अटक के उस ज़ंदान खाने कोई नहीं गया जहाँ कहते हैं कि इमरान खान को भी शायद रखा गया था। मुझे नहीं पता कि वो 4 बाय 8 फीट की उस खोली में रखा गया, नहीं रखा गया, वरना वहाँ किसी बड़े कमरे में भी रखते तो कहते हैं कि अटक जेल में रखा है। ज़ंदान खाना अटक जेल का और अटक जेल का बाकी महलो वकू दोनों में बड़ा फ़र्क है। और ये ज़ंदान खाना ऐसा है कि जिसमें सूरज की रोशनी का कोई गुज़र नहीं, रोशनदान कोई नज़र नहीं आएगा, हवा आएगी लेकिन लगेगा कि हवा कहाँ से आ रही है। 24 घंटे सर पे एक बल्ब टंगा रहता है और दिन और रात का नहीं पता चलता। परिंदों की चहचहाहट से पता चलता है कि फ़जर की अज़ान हुई है और मग़रिब की अज़ान हो रही है, ये पता चलता है आपको। और ये भी पता चलता है कि फ़जर और मग़रिब के वक्त जो आर्मी के कमांडो एक्सरसाइज करते हैं और उस वक्त अदीका कियानी के गाने पर दुपट्टा मलबलदा, उस पर वो कमांडो ट्रेनिंग करते थे, तो हमें पता चलता था ये तो फजर है या मगरिब है। क्या बात है। बस ये था। और ऐसा था कि सामने ग्रिल भी नहीं, यानी 3 तरफ तो दीवारें हैं ना, और सामने ग्रिल होती जो दरवाज़ा है, वो ग्रिल नहीं थी, वो लोहे का दरवाज़ा था। तो लगता है कि जैसे आप एक कब्र में हैं और आपके लवाहिकीन आपको एक कब्र में उतार कर चले गए हैं। कब्र में भी जब लवाहिकीन उतार के चले जाते हैं तो सुना है कि फ़रिश्ते आते हैं फ़ौरन हिसाब किताब करने, लेकिन मेरे पास तो 5 दिन तक कोई हिसाब किताब करने भी नहीं आया था। तो मुझे अपनी कुर्बानियाँ नहीं गिनवानी, लेकिन सिर्फ बताना यह है कि मैं पार्टी के लिए, अपने नज़रिए के लिए जो झूठा इल्ज़ाम लगा था, और नैब का एक केस अगर MQM पर उस ज़माने में बना था वो मुझ पर बना था खाना पूरी के लिए कि सारी जमातों पे बन रहा है तो भाई MQM के भी एक बड़े लीडर पे बना दें, तो बन गया था। लेकिन मैंने जिस खंदा पेशानी के साथ
पार्टी के जो नज़रिया था उस पर जिस तरह मैं कायम रहा और मैंने अपनी बेगुनाही साबित की और मैं पहला सियासी कारकुन था। बाकी कंटेम्प्रेरीज़ में पीपल्स पार्टी, PMLN और ANP बाकी सियासी जमातों के भी लोग थे। सबसे पहले उनमें मैं बाइज़्ज़त बरी होकर आया। मुझे बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बाइज़्ज़त बरी किया, मुझे पंजाब हाई कोर्ट ने बरी किया था। मेरा केस सिंध में चला ही नहीं था क्योंकि उनको ये था कि MQM वाले का अगर सिंध में चलाएंगे तो शायद MQM वाले चलने नहीं देंगे। तो मुझे अटक ले जाया गया था और वहाँ मेरा मुकदमा चला था और मुझे ज़बरदस्ती सज़ा दे के नैब कोर्ट से आगे रास्ता हमवार किया गया था नवाज़ शरीफ को सज़ा देने का और शहबाज शरीफ को सज़ा देने का। और ज़िंदान खाने से निकलने के बाद हम तीनों को बड़े कमरों में रखा गया था। तो पहले मेरा केस चला के मेरी कुर्बानी की गई थी और उसके बाद उसे मिसाल बना के फिर अगले हफ्ते शहबाज शरीफ को सज़ा दी गई थी और उसे फिर अगले हफ्ते नवाज शरीफ साहब को। कहाँ पहुँच गए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और कहाँ पहुँचे फारूक सत्तार? देख लें कि वो तो फिर अटक जेल की और अटक में नैब कोर्ट की सज़ा खाने के बाद अडियाला जेल गए, लेकिन मुझे फिर उसी अटक में ही रखा गया। ओके, जो अडियाला गए वो इक़्तिदार पा गए वो और जो अटक नहीं, जो अडियाला गए वो फिर बैरून मुल्क चले गए ना। पहले वो मुल्क बदर हुए, मुल्क बदर नहीं हुए, अपनी रज़ा से अपनी खुशी से बाहर गए। जी हाँ। उस वक्त की जो बात थी। कितनी बार फारूक साहब आपको ये ऑफ़र हुई है कि फारूक सत्तार ये पैसे ले लो और हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, छोड़ो MQM को और हम आपको इतना नवाजेंगे? कितनी बार ये ऑफ़र हुई है? देखिए, पैसों का तो उनको पता था कि इस आदमी पर पैसे का जादू तो चलेगा नहीं पैसों की ऑफ़र नहीं की। हाँ, पोजीशंस की बहुत ज़्यादा ऑफ़र हुई। हाँ, गवर्नर, CM, गवर्नर की भी, और ये भी ऑफ़र हुई कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में होंगे आप, कि हमारी पार्टी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उस लेवल पर होंगे जो आज हमारी पार्टी के अकाबरीन हैं। तो मुझे बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा गया और मुझे एक बड़ा मर्तबा और मकाम देने की बात हुई, ख़ास तौर पर उन 4.5 सालों में जब मुझे अपनी MQM, मेरी पार्टी ने मुझे जो है वो MQM से अलहदा कर दिया था। तो उसमें मुझे बहुत ऑफ़र्स आई थी, PMLN की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और PTI की तरफ से, तीनों की तरफ से बहुत ऑफ़र्स आई थी। लेकिन आपने अपनी वफादारी ना छोड़ी। मैं हालांकि MQM से निकाला गया था, मैंने अपना एक ग्रुप बनाया था, वो भी MQM ORC, MQM बहाली कमेटी के नाम से। तो मतलब मैंने MQM का नाम नहीं छोड़ा, मैंने MQM को अपने साथ रखा। ऐसा MQM में फारूक भाई आपको बाहर भी कर दिया, प्रॉब्लम्स भी, जेलें भी काटी, फिर भी आपने MQM को नहीं छोड़ा, क्यों? MQM एक जमात से ज़्यादा एक नज़रिया है। अगर इस मुल्क में सही मानों में मिडिल क्लास और एक आम पाकिस्तानी का कोई सियासी मुस्तकबिल है और उसी के ज़रिए से उसके बुनियादी मसाइल का कोई हल है और उसी के ज़रिए से उसकी हर तरह की एम्पावरमेंट है, उसे बाइख्तियार बनाना है, वो सियासी हो, माशी हो, माशरती, समाजी हो और अदल और इंसाफ के हवाले से भी हो, उसे एम्पावर करना है, तो मैं समझता हूँ कि यही एक मिडिल क्लास का सियासी अमल है, एक अपनी मेहनत से बनने वालों का सियासी अमल है कि जिसमें ये इम्कान है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर MQM ख़त्म हो जाती, और कई बार ऐसे मौक़े है कि ख़त्म हो जाती, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उस MQM को ख़त्म होने से भी बचाने में अल्लाह ताला ने मुझे एक रोल दिया। और 22 अगस्त को जब मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगे थे तो 23 अगस्त को मेरी पार्टी में और कोई नहीं था जिसकी इस बात को सनद के तौर पे लिया जाता कि हाँ, ये वाकई में जो ये बात कही जा रही है ये अब लंदन से अलग हो गए। तो मेरी बात को माना गया और मुझे माना गया कि हाँ, ये वजह तौर पर इस वक्त MQM के का सबसे सीनियर कारकुन भी है और सीनियरिटी के साथ साथ। और हमें जहाँ तक याद है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वो वीडियोज़ कितनी वायरल हुई थी कि जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था, रेंजर्स वाले आपके साथ खड़े हुए थे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, और आपको ले गए थे और फिर आप अगले दिन आए थे। तो इतना कुछ बर्दाश्त किया आपने, ये बर्दाश्त कहाँ से आई? मैं समझता हूँ कि कुर्बानी कहें, सब्र और बर्दाश्त कहें या एक उसूली मौक़िफ़ पे कायम रहना इस्तिक़ामत के साथ, आपके वालिदैन की अखलाक वजह के से? साथ, मुझे लगता है कि देखें, एक तो फितरी तौर पर अल्लाह की तरफ से है ज़ाहिर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे वालिदैन बहुत मॉडेस्ट थे और बड़े चीफ़ अकाउंटेंट थे, गो के वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, फ़तेह अली केमिकल्स में लगी बंदियों ने नौकरी की और मैं ट्यूशन पढ़ा के डॉक्टर बना। क्या बात? वो मेरा बैकग्राउंड है, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता भी था और ट्यूशन पढ़ाता भी था और फिर APMSO में भी आ गया था क्योंकि मैंने एक नाइंसाफ़ी देखी थी कि भाई कोटा सिस्टम है जिसमें मेरे अंदरून सिंध के सिंधी बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन
उन्हें चूँकि सिंध के शहरों में रहने वाले तालिब इल्मों पर एक एज दी जाती थी, तरजीह, एक फ़ौक़ियत दी गई थी उस कि भाई रूरल का कोटा ज़्यादा था, कम नंबर पे उनको डॉक्टर बनाया जाता था, वकील बनाया जाता था, उन्हें जो है वो इंजीनियर बनाया जाता था, जबकि अच्छे ग्रेड रखने वालों को नहीं। तो उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक्चुअली मेरे शायद नेचर में था कि ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी, इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। और जब MKM के उस वक्त APMSO के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये बनाई थी, तो मैंने भी एक लम्हा सोचे बगैर जैसे ही मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो से ट्रांसफ़र होकर सिंध मेडिकल कॉलेज आया, तो मैंने फ़ौरन ही ज्वाइन कर ली APMSO 1979 में। 78 में बनी थी APMSO। तो ये सारा बैकग्राउंड 79 से लेकर 2024 तक, बहुत बड़ी बात है। मैं यकीनन अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे MQM के लीडर्स के घरों पर गया हूँ, और आज जब मैं फ़ारूक सत्तार साहब के घर पे आया तो मैंने फ़ारूक साहब से पूछा कि आपके कितने घर हैं, क्या आपका ये वाहिद घर है, आपका क्या डिफेंस में घर नहीं है, क्या आपका दुबई में घर नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मेरा ये एक ही घर है। फ़ारूक साहब, आपसे जूनियर सियासतदान ओहदे लेकर, वजारतें लेकर, डिफेंस के बड़े बड़े फेज़ 8 और पोश तरीन कराची के इलाकों में बड़े तरीन महलों जैसे घर बना लिए हैं, उनके आगे पीछे जो है वो 4-4 गाड़ियाँ लैंड क्रूज़र 15-15 करोड़ की चलती हैं। आप कहाँ रह गए फ़ारूक भाई? आप में क्यों वो एहसास नहीं हुआ कि मैं भी ऐसे घर बनाऊँ, मैं भी दुबई में प्रॉपर्टीज़ लूँ, मैं भी अपने बच्चों का सोचूं और इतना पैसा जमा करूं, चाहे फिर मुल्क को नुकसान हो? लेकिन आप में ये सोच क्यों नहीं? क्योंकि शहजाद रॉय ने हमें सिखा दिया है, शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। क्या आपको मौका नहीं मिला? मेरे ख्याल में यहाँ शहजाद रॉय को भी अपनी राय और जो ओपिनियन है उसको रिव्यू करने का मौका मिलेगा। मैंने तो कहा कि शहजाद रॉय हो, शाहज़ेब खानज़ादा हों, कामरान ख़ान हों, काशिफ अब्बासी हों, या वो जो कैपिटल टॉक के हामिद मीर, ठीक है ना, ये सब आए और ये इलेक्शन से 1 साल पहले जो मेरी एज या उम्र या मेरा सियासी तजुर्बा उस लेवल के तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन के घरों पे जाएं, और फिर MQM के भी जो अकाबरीन हैं उनके घरों पर जाएं जो माजी में थे या अभी हैं, और उसके बाद ख़ुद ये बताएं कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास पॉलिटिक्स है उसका प्रैक्टिकल आपको यानी अमली तौर पर उसका मुज़ाहरा कहाँ नज़र आ, चाहे वो गाड़ी के एतबार से हो कि मेरी गाड़ी शायद बाकी मेरे सारे अकाबरीन, चाहे मेरी पार्टी के हों चाहे मेरी पार्टी के बाहर के हों, मेरे ख़्याल में सारी सबसे इकोनॉमिकल सबसे सस्ती गाड़ी मेरी है। बुलेट प्रूफ है इसलिए थोड़ी सी महंगी है, 95 लाख। मैंने तो उसका हिसाब एक मरतबा जब मैं MQM से अलग हुआ था और एक सिचुएशन आई थी तो मैंने दिया था, बड़े सवाल और उसमें भी कुछ लाख रुपए मुझ पर कर्ज हैं किसी के, वो भी मैंने बताए थे, और किसने बुलेट प्रूफिंग की थी, किसने ब्रेक शू मुझे दिए थे, ये सब बताया था मैंने। तो मैं तो ये सारी बातें बताता रहा हूँ और धड़ल्ले के साथ बताता हूँ। देखें, दूसरे क्यों नहीं सीना ठोक कर ये दावा करते कि भाई हमारे पास भी एक ही है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर खालिद मकबूल भाई हैं तो वो भी एक छोटे से घर में ही रहते हैं, फेडरल एरिया में, अजीज़ाबाद में ना, माशाल्लाह, और उनके बारे में भी कि बड़ी मॉडेस्ट नेबरहुड है उनका, और अक्सरियत का हमारे यहाँ बैकग्राउंड ऐसा ही है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद बहुत तेज़ी से तरक्की की ना लीप्स एंड बाउंड्स में, हमने तो बिट्स एंड पीसेस में भी नहीं की। उन्होंने तो शायद बड़ी फलांगी और छलांगी मारी, खैर वो समझते हैं कि अल्लाह ने उनको दिया। लेकिन देखें, फिर उसके बाद इस पाकिस्तान में लोगों का इत्मीनान किस पर रहेगा? इसीलिए मीडिया बाकी सारी बातें करें, इलेक्शन से 1 साल पहले तमाम मेरे लेवल के सियासी अकाबरीन के घरों पे जाके सबके घरों को और गाड़ियों को और उनके ठाट बाट को कंपेयर करके लोगों के सामने रख दें और बता दें कि ये देखें ये लोग इस तरह और इनके घर इस तरह हैं। हाँ, ये भी बताएं कि 30, 35, 40 साल पहले कहाँ थे जब हमने सियासत शुरू की थी। चाहे वो PMLN की बड़ी लीडरशिप हो, चाहे पीपल्स पार्टी की बड़ी लीडरशिप हो, चाहे वो ANP की हो, इवन जमात इस्लामी की हो, और इवन JUI की हो। भाई JUI में भी माशाल्लाह जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनकी बड़ी इज़्ज़त और बहुत एहतराम है हमारे यहाँ, लेकिन इंटराज उनका, उनकी जो सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ख़र्चा वो माशाल्लाह अपने साथ लेकर चलते हैं। ज़ाहिर है कि उसको कहीं ना कहीं से उनकी पार्टी पूरा करती होगी। मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत ज़राए से आया होगा, लेकिन देखें अफोर्डेबिलिटी और फिर इस महंगाई में इतनी पिंच फील होती है
कि जो मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसका पेट्रोल कंजप्शन ज़्यादा है। यस सर, वैसे एक बात हकीकत है कि आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा कमाई है ना फारूक भाई, नो ऑफेंस टू मौलाना फजलुर रहमान साहब, लेकिन मज़हब फरोशी में जो पैसा है ना, मज़हब बेचने में, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें और हमारे तमाम देखने वालों को मज़हब फरोशी से बचाए और मुसलमान बनाए। अब ये बताइए, घर की बात हो रही थी, वो जो आपका घर था जो बंद पड़ा हुआ है 90, उसकी याद आती है सर? मैं समझता हूँ कि जहाँ कुछ तल्ख यादें हों तो वो भी तो यादें हैं, और अगर तल्ख यादें हैं तो इतना तवील सफ़र है, तो क्या फिर खुशगवार और कुछ अच्छी यादें नहीं होंगी? होंगी लाज़मी। और हम क्या मोबाइल फ़ोन है या कोई कंप्यूटर है कि जिसमें डिलीट का ऑप्शन है, आपने जो चीज़ चाहिए डिलीट कर दी, तो क्या मैं अपने उस माजी को जिसमें बहुत खुशगवार सैकड़ों बहुत अच्छी यादें हैं, मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ? मेरे पास तो ये ऑप्शन नहीं है। पर आजकल हाँ ये है कि वो जो तल्ख यादें हैं वो इतनी हावी हो गई ना उन खुशगवार यादों पर कि फिर ऐसे फैसले करने पड़े जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। और मैं वो वाहिद आदमी था जो MQM के बानी और कायद को ऑल आउट डिफेंड करता था। और अक्सर तो उनके बहुत सारे ऐसे बयानात को जो नाकाबिल दिफा थे, अगर उनको भी डिफेंड करता था, लोग हमदर्दी का इज़हार करते थे, यार देखें ये बेचारा कोशिश तो कर रहा है लेकिन ये पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर पा रहा। क्योंकि जाहिर है कि देखें, मैं ये कहूँगा कि भाई उनकी तबीयत नासाज है, आजकल जहनी दबाव है और उसमें इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन उनका ये मतलब नहीं था। अब जब ये सारी बातें मैं करूँगा तो इसका मतलब है कि मैं निभा रहा हूँ, उनकी भी साख को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई देखें, जब तक मैं उस हक़ को अदा कर सका मैंने किया, और उसी हक़ को अदा करने की पादाश में 3 मरतबा तो जेल चला गया, अल्लाह अकबर, और 6 साल जेल में गुजार कर आ गया, ठीक है ना। अब लेकिन ये जो 22 अगस्त का वाक़या होता है ना, उसके बाद फिर मुझे ना हिम्मत नहीं, लेकिन फिर वो पार्टी के नज़रिए से भी मुतसादिम था, वो पाकिस्तान के आइन से भी मुतसादिम था, फिर मेरे आबा व अजदाद की क़ुरबानियों से भी मुतसादिम था वो नारा। तो लिहाजा फिर उन्होंने शायद हमसे अलग होना चूज़ किया, हम उनसे अलग नहीं हुए। वो शायद हमारे आइन से, पार्टी के आइन से, पाकिस्तान के आइन से वो अलग हुए, तो फिर हमने भी लकीर खींची। इससे पहले कि हम सियासत पे तफसीलन गुफ्तगू करें, मईशत पे तफसीलन गुफ्तगू करें, वेलकम बैक टू ईद स्पेशल स्ट्रेट फॉरवर्ड। यकीनन हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ ईद का दिन गुजार रहे हैं। इस ईद पर हमारी कौम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या ये कुर्बानी जानवर की है, गोश्त की है, किसी और चीज़ की है? इस कुर्बानी को हम किस तरह सीरियसली लें फारूक भाई? देखिए, इस बार जानवर इतना महंगा हो गया था, थैंक्स टू आर वो जो टिकटॉकर्स और वो यूट्यूबर्स हैं, जी जी, उन्होंने जानवरों की औकात मवेशियों की इतनी बढ़ा दी कि जो हज़रत जो इसारे इब्राहिमी और जो कुर्बानी है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, तो उसका तो दर्जा, उसको तो आप कंपेयर पहुंच ही नहीं सकते ना, उसकी तो खाक को पहुंच ही नहीं सकते ना। लेकिन देखें, फिर हमारे यहाँ भी ये नमूद व नुमाइश के लिए ज़्यादा हो गया ना, है ना, कि वो ब्राह्मण जो गाय है, ये 50 लाख की एक गाय ले लो, नहीं 1 करोड़ की एक गाय ले लो, 1 करोड़ की गाय है जो ब्राह्मण गाय है वो। अच्छा, हमने वो हिंदुओं में तो कास्ट सिस्टम में वो ब्राह्मण ऊपर होता था, वो जो शुदर है वो नीचे होता है, तो हमारे यहाँ मवेशियों में एक ब्राह्मण है और दूसरा शुदर भी है। अच्छा, अब तो शुदर भी इतना महंगा है कि मैंने अपने लोगों से कहा कि भाई हिस्से भी डालेंगे तो शायद मैं नहीं पहुँच सकूँगी, तो इस बार कुर्बानी को रहने दें, ये वाजिब है, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। बेशक हम ना करें तो इससे कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे साथ जो काम करते हैं उनका शौक़ था कि नहीं 3 हिस्से हम डाल देंगे, 4 आप डाल दें। मैंने अपनी दोनों बेटियों से पूछा अमेरिका में, बेटा तुम्हारे हिस्से डालूं? तो उन्होंने भी मुझे कुछ डॉलर भिजवा दिए, तो फिर वो 7 हिस्से हो गए। इसलिए फिर मैं भी
यार ऐसे ये भी फारूक भाई, मैं मुझे हजम नहीं हो रहा, आपकी बेटियां आपको डॉलर भिजवा रही है। नॉर्मली जो सियासतदान होते हैं वो अपने बच्चों को यहाँ से डॉलर देखिए, भिजवाते मैं तो हैं। ये भी अजराए मजाक कहता था जब मेरी दोनों बेटियों की शादियां वहीं लोकल अमेरिकन से हुई और वो मुसलमान हुए, तो मैंने कहा कि जब वो आ रहे थे यहाँ पर और एक की शादी और हमने यही 21 दिसंबर 2023 पिछले साल की ना, तो मैं कहता था देखें मेरी बेटियां भी पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए आई हैं कि जो सलामी है वो डॉलर में मिलेगी। तो सबको चाहिए कि अगर हमारी बेटियों की शादियां वहाँ पर हों और डॉलर सलामी में डॉलर हैं तो मेरे ख्याल में ये बुरा सौदा नहीं है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। हमने फारूक सत्तार साहब की फैमिली, इनकी पर्सनल लाइफ, इनके पॉलिटिकल प्रोफाइल को डिस्कस किया। अब वक्त आ गया है कि इनसे कुछ सियासी सवाल पूछे जाएं। फारूक साहब, आप जो इस वक्त हुकूमत के एलाइज हैं, साथी हैं, वो फॉर्म 45 के हैं, फॉर्म 47 के हैं? देखिए, हम तो 1947 के हैं। अच्छा। हमारी तो असल पहचान कि अपनी तो पहचान यही थी। उस पहचान से पहले भी अपनी तो पहचान यही थी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था, पाकिस्तान से पहले भी। सुभान अल्लाह। तो हम तो पहले पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान बाद में बना था। क्या बात है। हमने ऑप्ट किया। लेकिन ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है फारूक साहब, आप कोई, मैंने अपने 17 साल सहाफ़ती करियर में कोई एक ऐसा इलेक्शन नहीं देखा जिसके ऊपर एहतजाज ना हुआ हो, शोर ना हुआ हो, पंचरों का इल्ज़ाम ना लगा हो, इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे लोग ना गए हों। लेकिन ये इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं हुआ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं आए। कभी EVM मशीन्स की बात होती, कभी कुछ होती, लेकिन हमारा निज़ाम जमहूरियत इतना कमज़ोर क्यों फारूक सत्तार साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 2018 में वजह तौर पर हमारी 8 सीटें हमसे छीनी गई थी। इस मरतबा हमें लगा कि जो रुकावटें थी वो दूर हुई, तो वो 8 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह वापस ले लेना, ठीक है ना। अब अगर PTI ये कहती है कि 45-47 का है, ओनस ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ PTI के हारे हुए उम्मीदवारों का है जिन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और उनके पास अपने सेट है फॉर्म 45 के, और हमारे पास जो सेट है इलेक्शन कमीशन के पास भी वही है, RO के पास भी वही है। अब उन्हें प्रूव करना है कि RO के पास जो है वो भी टेम्पर्ड है, इलेक्शन कमीशन में भी टेम्पर्ड है, और हमारे यानी हम तीनों ने मिलके या मेन इलेक्शन कमीशन ने मिलके हमें जितवाया, यही उनकी कहानी है ना। अच्छा, फॉर्म 46 को बिल्कुल भूल गए, उसका तो नाम ही नहीं। हमारी 8 सीटें जो थी वो फॉर्म 46 पर बेस करती थी कि जो ब्लैंक बैलेट पेपर थे उनका काउंट ही पूरा नहीं था। हमने ये इशू उठाया था, ट्रिब्यूनल में हम जीत गए थे, लेकिन 5 साल तक केस चलता रहा, फैसला नहीं हुआ। 8 सीटों पे हमने ये केस किया था, लेकिन चूँकि हमारा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इतना स्ट्रांग नहीं था, किसी को समझ नहीं आया कि फॉर्म 45-47 के बीच में भाई फॉर्म 46 भी तो है, तो फॉर्म 46 का हिसाब कौन देगा। अच्छा, अगर 47 की बात है, आप लिख लें, अगले इलेक्शन में जो चीज़ बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी ना हारने वालों की तरफ से, वो फॉर्म 48 और 49 होगा। अच्छा, ये 45-47 क्योंकि कहानी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है। 47 हमने 46 उठाया था, इन्होंने 45-47 उठाया है। आगे अच्छा, 47 क्या, कंसोलिडेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, जिसका ड्यू नोटिफिकेशन RO के ऑफिस से मोबाइल फ़ोन पे हर उम्मीदवार के चीफ पोलिंग एजेंट को गया हुआ है, और RO के पास अपने फ़ोन पे या अपने ऑफिस के फ़ोन पे वो, या उसने जो नोटिस चस्पा किया इलेक्शन अपने RO के ऑफिस के बाहर, वो मौजूद है वहाँ, उसकी तस्वीर उस डेट की ली गई है। तो मेरा ये कहना है कि वो कैसे पर साबित करेंगे कि उन्हें कंसोलिडेशन, जब सारे रिज़ल्ट को यकजा किया, एक बार काउंटिंग हो गई, सारे पोलिंग स्टेशनों में रिज़ल्ट आ गया RO के पास, जब RO के पास आता है तो एक दिन बाद वो कंसोलिडेशन के लिए सबको बुलाता है। जब कंसोलिडेशन के लिए हमारा चीफ पोलिंग एजेंट चला गया, जमात इस्लामी का चीफ पोलिंग एजेंट आ गया, पीपल्स पार्टी का आ गया, सबका आ गया, तो PTI का चीफ पोलिंग एजेंट क्यों नहीं आया? अगर ऐसा था तो उन्हें जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के भी चीफ पोलिंग एजेंट की तरफ से ये एफिडेविट देना चाहिए था कि जी MQM के अलावा किसी को नहीं बुलाया गया। तो ये तो मैंने ट्रिब्यूनल के अंदर की कहानी सुना दी, तो उनके पास केस है नहीं, बनेगा नहीं। अच्छा, ये धूल उड़ाने से अगर मसला हल हो जाता ना, तो ये तो कब का हल हो गया होता। बिल्कुल, इतनी धूल आप उड़ाएंगे जितना आपका वज़न नहीं है। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि जब ये धूल बैठ भी जाएगी और फिर भी उसका कोई नतीजा आपकी फेवर में नहीं निकलेगा, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे। तो आपको भी मैच्योरिटी। मेरा अगला सवाल फारूक साहब आपसे यही है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि हमें मैच्योर होने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी के वक्त आ गया है।
सर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आपने बोन ऑफ कंटेंशन का जिक्र किया, ये बोन ऑफ कंटेंशन ख़त्म नहीं होकर दे रही, वहीं खड़ी हुई है, हर इलेक्शन में नज़र आ रही है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर हम तारीख अपने माजी से सीखेंगे नहीं तो वही दोहराते रहेंगे। अली भुट्टो को सर शहीद किया गया ये सोच के कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पीपल्स पार्टी और ताकतवर बन के निकली। हमने देखा कि सर आसिफ अली जरदारी साहब को 14 साल से ज़्यादा जेल में रखा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, वो और ताकतवर बन के निकले। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कितनी जेलें, कितना मुल्क बदर, कितना खुद भागे, सोचा कि नून लीग ख़त्म हो जाएगी, और ताकतवर बन के निकली। MQM के बानी को पैक कर दिया गया। MQM जो 2 मिनट में कराची बंद कराती थी उसको 2 मिनट में ख़त्म कर दिया गया हमेशा के लिए। आज तक वो बंद है, कुछ नहीं हो सका, लेकिन समझ रहे थे कि MQM ख़त्म हो जाएगी, MQM भी ताकतवर बन के निकली है। आज एक और लीडर है बानी PTI, कैदी नंबर 804, उसको बंद किया हुआ है, सोच रहे हैं PTI ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी, और ताकतवर होकर निकलेगी। वाई डू वी नॉट रियलाइज फारूक साहब कि जो स्ट्रैटेजी हम यूज कर रहे हैं सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए, जमहूरियत को कंट्रोल करने के लिए, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही है, उन्हें ताकत दे रही है। हम क्यों नहीं रियलाइज करें अपनी माजी की गलतियों से सर? मैं इसका जवाब भी दूंगा, क्योंकि मेच्योरिटी से ताल्लुक है। लेकिन इसी मेच्योरिटी के बेस पे मेरी जो पहली तकरीर थी इस बार जो इलेक्शंस हुए 8 फरवरी के बाद, जब ओथ हमने लिया और फिर स्पीकर का ओथ हो गया, तो मैंने पहली तकरीर में कहा था कि PTI के मेरे दोस्तों को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इस मुल्क के सियासी मद्दोजज़र को बहुत अच्छी तरह मैंने देखा और समझता हूँ। मैं आज जो जेल में है कल वो इक़्तिदार में होगा, और आज जो इक़्तिदार में है वो कल जेल में होगा। तो मैंने कहा ये कहानी है और ये होगा और होता ही है। तो इसलिए वो क्यों परेशान है, और वो कोई अनोखे नहीं है कि उनके साथ हुआ दूसरों के साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ। और जिस इसके साथ हुआ सबका ये कहना था नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म हुआ, लेकिन कोई एक दूसरे के साथ नहीं खड़ा होता। वो एंजॉय करते हैं, कहते तुम्हारे घर में आग लगी है तो मैं एंजॉय करूं, लेकिन सबके घर में फिर आग लगती है। और मेरा ये शेर बिल्कुल फिट आता है कि मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमा ना हो, मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। तो ये हवा जो चल रही है ना, आपने जमहूरियत में एक बुनियादी सुखम रहने दिया है कि आप इलेक्शन से पहले तय नहीं करते सारी सियासी जमातें कि क्या हमें ऐसा इलेक्शन लड़ना भी चाहिए कि जिस इलेक्शन के नतीजे में कोई भी हुकूमत बनाए, एक धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी एक पार्टी, दूसरी हुकूमत बनाएगी, फिर 1 साल के बाद उसकी हुकूमत में लफड़ा पड़ जाएगा और 2 साल के बाद वो भी फारिग हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है 70-75 सालों से, तो फिर सियासी जमातों ने क्या सबक सीखा? वो ये फ़ैसला करें ना कि फिर हम अपनी बारी पर इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो सारी सियासी जमातें इलेक्शन लड़ने से पहले तय कर लें कि असल मसला क्या है, कि सारी सियासी जमातें बशमूल PTI ये चाहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है तो सही है, अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारे ख़िलाफ़ है तो वो गलत है। कभी ये नहीं कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल सियासत में होना नहीं चाहिए। कहे इमरान खान 804 कैदी नंबर के कमरे से ये आवाज़ आनी चाहिए कि कल मैं इक़्तिदार में भी आ गया, तो मैं इस बात की माफ़ी मांगता हूँ कि जब मैं इक़्तिदार में था तो 4 साल तक मैं ये कहते हुए थकता नहीं था कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। अबे भाई, इस्टेब्लिशमेंट अगर मातहत है तो उसको आपके साथ एक पेज पे होने की क्या ज़रूरत है? और अगर आपको उसकी इतनी ज़रूरत है एक पेज पे आपके साथ हुकूमत चलाने के लिए, तो आपने ही उसे एक रोल दिया और माना ना उसके रोल को, और फिर आपने ये ऑपोजिशन को मैसेज दिया बेटा तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ है, तुम जितने भी हाथ पैर मार लो मेरी हुकूमत कायम है। तो इसका मतलब है कि पहले तो तुम माफ़ी मांगो ना। यकीनन इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट के अगर रोल को आप चाहते हैं कि वाकई में ना हो, तो फिर सारी सियासी जमातें एक हो जाएं, फैसला करें, इलेक्शन ही ना लड़ें। और जब हमने हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया, डिस्कस किया, बताया, कुछ सीखा हमने या हम वैसे के वैसे हैं फारूक साहब? देखिए, जो मैं बता रहा हूँ वो शायद आप या आपसे कम उम्र के लोगों को इतना ना पता हो, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की किताबों में ये सब चीज़ें नहीं हैं। जो हक़ाइक़ है, जो मैंने बताया, छुपा दिए गए। महमूद-उर-रहमान कमीशन को कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। फातिमा जिन्ना की किताब बैन कर दी गई, बैन कर दी गई है, वो ठीक है ना। तो फातिमा जिन्ना को भी याद रखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को भी याद रखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी याद रखें। बेशक, ठीक है ना। और जस्टिस मुनीर ने क्या किया था, उनके मुकाबले में कौन खड़ा था? मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान, उनको भी फिर याद रखें। तो इसका मतलब ये है कि अकेले इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ कॉर्नर कर दें, वो आपका रियासती इदारा है, वो भी आपका अटूट अंग है। जो कुछ भी आज ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बैशिंग या एंटी आर्मी बैशिंग हो रही है,
इससे पूरी दुनिया में कोई हमारा अच्छा इमेज थोड़ी जा रहा है। बिल्कुल जो बुरा image सोशल जा रहा है। मीडिया, आप और मैं बात करें तो कंस्ट्रक्टिव बात करें कि एस्टैब्लिशमेंट को सारी सियासी जमातें अपने मकसद के लिए अपने साथ मिलाना चाहती है, यूज़ करना चाहती है यस, और फ़ायदा उठाना चाहती हैं। और अगर एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा सा उनके खिलाफ चली जाए किसी वजह से, यानी एस्टैब्लिशमेंट गलत हो, फिर प्रोपेगेंडा शुरू, लेकिन प्रोपेगेंडा फिर शुरू होता है। तो इसका मतलब ये कि आप मर्द के बच्चे बने ना, सच बोल, आप क्यों मुनाफिकत कर रहे हैं? आप पहले माफ़ी मांगे कि 4 साल तक मैं ये क्यों कहता रहा था, मैं झूठ बोलता रहा। हाँ मैं कहता रहा था, नहीं तो मैं क्यों कहता था, मेरी सोच गलत थी कि एस्टैब्लिशमेंट और हम एक पेज पर है। क्या जरूरत है आपको एतराफ़ करें, हाँ इतराफ़ करें, बिल्कुल माफ़ी ठीक। मांगे मौजूदा और फिर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें। मौजूदा हुकूमत से आपकी कितनी तवक्कुआत हैं फारूक भाई? क्योंकि यकीनन आप जिस तरह का, मैंने आपका रहन सहन, जिस तरह का आपका इलाका, जिस तरह आप लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, ईद मिल रहे हैं, सबसे कनेक्टेड हैं अपने वोट बैंक से, लोगों से, आपको लगता है कि इनकी प्रॉब्लम्स उन हुक्मरानों को मालूम है? वो हुक्मरान जो कह रहे हैं कि वो महंगाई कम हो रही है और ये गरीब कह रहा है कि नहीं भाई हमारे लिए तो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको एक और कुलिया बता दूं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का। आपने कहा ना कि जो जिस पार्टी को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई वो और ज़्यादा मजबूत और तवाना होके उस जबर से बाहर आई। जो जबर था, जेलें थीं, सौबतें थीं, तो फिर आ गई वो। MQM भी एक है, पीपल्स पार्टी है, PMLN नाम, अब PTI है, तो वो भी आप लग रहा है कि मजबूत बन के होगी। निकलेगी। हाँ, और सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो PTI और उसके लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि हमने सबक क्यों नहीं सीखा और ये क्यों बार बार हो रहा है? इसलिए बार बार हो रहा है कि सारी सियासी जमातें आपस में ये तय नहीं कर रही हैं कि ना वो इलेक्शन लड़ते वक्त एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट लेंगी, ना पहले से मैच को फिक्स करेंगी, ना वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात करेंगी। पहले वो तो कोड ऑफ कंडक्ट अपने दरमियान इलेक्शन से पहले बना लेना। अगर ये नहीं बनेगा तो ये खेल जारी, ये होता रहेगा। एक बात है, बुनियादी ख़राबी कहाँ गई? सियासी जमातों में अपने अंदर। ठीक, उनकी मुखालफत इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बेदखल करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल करने के लिए है। अगर किसी और के लिए वो काम कर रही है, किसी और को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, फैसिलिटेट कर रही है, उनके लिए रुकावट नहीं डाल रही। मेरे लिए रुकावट डाल रही तो मेरे लिए बुरी हो गई। वो उनको फैसिलिटेट कर रही है तो मैं कह रहा हूँ कि वो उनके साथ मिली हुई है। तो एक तो बात ये हो गई। मेरा ये कहना, एक तो ये हो गया। अच्छा, होता क्या इस प्रोसेस में सारी सियासी जमातें खुश फहमी का शिकार होती कि अगर एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ हैं तो हम एक लंबी इनिंग खेलेंगे, लेकिन इत्तेफाक से वो लंबी इनिंग आती नहीं है, हालात ख़राब हो जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है ना, आती नहीं तो होता क्या। लेकिन इसमें उम्रें तो निकल गई। नवाज़ शरीफ इज़ अबव 70, शहबाज शरीफ इज़ अबव 70, सिराजुल हक इज़ अबव 70, and ANP leader Isfandiar Wali is above 70, and Maulana Fazlur Rahman is above 70, Asif Ali Zardari is above 70। तो मेरे भाई, आपका तो सारा वक्त निकल गया, अब तो आप क्या कर लेंगे? वक्त हमारा ब्रेक का आ गया फारूक भाई, इजाजत दें। इसका मतलब आप समझ गए बात। अच्छा पॉइंट रेज किया अब आपने। आपकी नई क़यादत आएगी, वो फिर से गेम शुरू होगा, म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं सब।